वेलकम टू क्लास नंबर 12। आज से शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी के टॉपिक को। तो पिछली क्लास जो मॉडर्न हिस्ट्री की देखी थी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन चुकी थी, उसके बाद अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी और वहाँ से जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है वहीं से इमर्ज होकर निकलेगा अपना इंडियन पॉलिटी। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, बात होगी कॉन्स्टिट्यूशन की कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग। तो इसका जो बेस लाइन था, कहाँ से इसकी बेसिक शुरुआत हुई थी, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से इसकी शुरुआत हुई थी। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इसी फ्रेमिंग से रिलेटेड बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत सारे इससे एसोसिएटेड लोग हैं और बहुत सारे इन पर बेस्ड सवाल फिर ऑब्वियस सी बात है जो कि बनेंगे। द आइडिया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फर्स्ट गिवन बाय एम एन रॉय। तो ये एक पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो इस तरह का आइडिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सकता है देश के लिए, ये जो कह सकते हैं कि जो टर्म थी इंडिया के लिए स्पेसिफिक, वो कॉइन करी थी किन्होंने, M N रॉय ने। तो बेसिकली कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया के ये कह सकते हैं कि उस विचारधारा से ये एसोसिएटेड थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पहला ख्याल, या फिर जो ऑफिशियली कह सकते हैं कि स्कूल ऑफ थॉट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंडिया के परस्पेक्टिव में, वो दिया था M N रॉय ने। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1946 में शुरुआत हुई थी इसकी, हिस्ट्री के लास्ट पोर्शन में देखा था। 16 में 1946 स्पेसिफिक डेट भी हो गई। इन अकॉर्डेंस विद द कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान बैठा था, उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना, अंतरिम गवर्नमेंट बनी और वो सारी चीज़ें आगे बढ़ी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो चेयरमैनशिप पहले किसकी थी? सच्चिदानंद सिन्हा इनिशियली। बाद में फिर जो है राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरमैन चुने गए थे। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड H C मुखर्जी वर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिवली ऑन सो एंड सो। इस डेट को राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। फिर नेक्स्ट, B N Rao, अगेन एक और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। जैसे लीगल एडवाइजर होते हैं कंपनीज में, देश में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं, तो उस तरह से जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स थी उसके लिए B N Rao कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के तौर पे नियुक्त किए गए थे। टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितने, लगभग लगभग उसके मेंबर्स थे उस समय, तो 389। इनमें से 292 वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश स्टेट्स, 93 वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, 4 वर फ्रॉम द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। तो ये इंडिविजुअल ना भी याद रखें तो चलेगा, एक फौरी तौर पे मोटा मोटा फिगर है कि 389 जो थे उसके टोटल मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इनिशियली। द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, तो उनके बारे में तो सभी जानते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे B R अम्बेडकर। इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको इनेक्ट कब किया गया और अडॉप्ट कब किया गया, ये सारी चीज़ें, इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो डेट अपने को पता होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। सम ऑफ द प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट एक्सेट्रा वर गिवन इमीडिएट इफेक्ट ना, क्योंकि अंतरिम गवर्नमेंट बनानी थी तो जो बेसिक ढांचा चाहिए उसको उन्होंने तुरंत लागू किया, बाकी जो पूरा था उसे बाद की डेट में लागू किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको इसकी जगह वॉज होना चाहिए, वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। तो अडॉप्ट कब किया गया था? इस दिन अडॉप्ट किया गया था। इनेक्ट कब किया गया था? वो 1950 में किया गया था। तो ये दो यहाँ पे अंतर है, अडॉप्ट किया कब इस डेट को, और इनेक्ट पूरी तरह से कब लागू किया गया, वो 1950 में। कंटेंट अ प्रियम्बल, प्रियम्बल इसका पार्ट था। कितने आर्टिकल थे? 395, 22 हिस्सों में था और 8 शेड्यूल थे। तो ये इनिशियल नंबर है, क्योंकि इनिशियल नंबर है तो ये फिक्स है, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, इसलिए इसको थोड़ा सा अपने को याद रखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे हुए हैं। आज की डेट की बात करें तो 8 की बजाय टोटल लगभग 12 शेड्यूल हो चुके हैं, 22 की जगह 25 पार्ट हो चुके हैं। और आर्टिकल्स लास्ट जब मैंने चेक किया था 448 थे। आर्टिकल्स तो लगातार हर साल कुछ ना कुछ जुड़ ही जाते हैं उसमें, तो आर्टिकल्स चेंज होते रहते हैं। तो इनिशियल लेकिन जो फिगर था वो था 395 आर्टिकल्स का, 22 हिस्सों में और 8 शेड्यूल थे उसमें ओरिजिनली। तो ये ओरिजिनल नंबर है इसलिए इंपॉर्टेंट है। द एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिलेड टिल 26 जनवरी, है ना, कि यहाँ पे तो आपने अडॉप्ट कर लिया था, इनेक्ट करने में देरी क्यों लगाई? क्योंकि आपको याद होगा जो लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, तो उसकी वजह से डेट वो एग्जैक्टली मैच करना चाहते थे, इस वजह से अडॉप्ट पहले कर लिया, इनेक्ट उन्होंने बाद में किया। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, है ना, इसी को रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं।
तो बस यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट डेट हैं, वो इसलिए याद रखना है क्योंकि इस पे सवाल आ जाते हैं। अडॉप्ट कब किया कॉन्स्टिट्यूशन को और पूरी तरह से लागू कब किया? तो पूरी तरह से लागू किया था 26 जनवरी 1950। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्टेड आवर नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947। इसको डिजाइन किसने किया था? तो पिंगाली वेंकैया। इन्होंने अपना नेशनल फ्लैग, जो कि आज पूरी तरह से जो आज के फॉर्म में है, करंट फॉर्म में, वो पिंगाली वेंकैया ने डिजाइन किया था। नेक्स्ट अब बात करेंगे प्रियम्बल की। तो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा है। अब इसको लेके थोड़े से अलग अलग जजमेंट है ना, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, तो उससे रिलेटेड कुछ केस भी हैं। एक में वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, एक में वो कहते हैं कि नहीं है। तो इस पर अलग तरह की डिबेट है, उसमें अपने को नहीं पढ़ना है। प्रियम्बल को हम मानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का, कह सकते हैं कि जैसे किताब में प्रीफेस होता है ना, तो उसी तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है। फिर इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। इट इज़ द प्रीफेस ऑफ द और द इंट्रोडक्शन, बिल्कुल शुरुआती जो वक्तव्य कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो है ये। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ प्रियम्बल। तो गाइडिंग प्रिंसिपल कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो अलग अलग आर्टिकल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, अलग हिस्से हैं, उनके लिए जो एक गाइडिंग प्रिंसिपल, वो प्रियम्बल उसका काम करता है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अल्टीमेटली बिकेम द प्रियम्बल। तो इसकी जो मूलभूत संरचना थी वो जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी। द आइडिया ऑफ प्रियम्बल वॉज बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो आपको पता है कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बहुत सारे हिस्से हैं, अलग अलग प्रोविजंस हैं, वो अलग अलग देशों से लिए हुए हैं। तो ये जो प्रियम्बल वाला हिस्सा था, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से इंस्पायर्ड था। फिर द वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी वर एडेड। तो ये जो तीन खास वर्ड्स हैं, ये इनिशियली प्रियम्बल का हिस्सा नहीं थे। ये कब जोड़े गए? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी कहते हैं, 42nd अमेंडमेंट जो था कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये तीन वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, इसको 1976 में जोड़ा गया था। इनिशियली ये प्रियम्बल में नहीं थे। तो यहाँ पे बात करी थी कि प्रियम्बल को लिया था यूएसए से ना, उनके कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी तरह से अलग अलग हिस्से हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको कहाँ कहाँ की कंट्रीज से लिया गया था। अब लिया गया का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कॉपी कैट करके उठा लिया, वहां से इंस्पायर था कि अच्छा यहाँ पे ऐसा होता है, तो हम अपने देश में उस चीज़ को किस तरह से लागू कर सकते हैं। तो इंस्पिरेशन बाहर से लिया था। अब कौन सा हिस्सा कहाँ से लिया, इस पे सवाल बनते हैं। फंडामेंटल राइट कहाँ से आए, ड्यूटीज़ कहाँ से आई, इमरजेंसी की जो प्रोविजंस है वो कहाँ से आए, सिटीजनशिप कहाँ से आई, ये सारी चीज़ें। तो अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम जो अभी भी अपने चलता है, पैरो पैरो प्रेरोगेटिव रिट, फिर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट अपने यहाँ है, बाय कैमरल पार्लियामेंट, सीएजी ऑफिस, सिंगल सिटीजनशिप और लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ें यूनाइटेड किंगडम से ली गई थी। यूएसएसआर मतलब उस समय का जो रशिया था, वहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली थी। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कॉन्करेंट लिस्ट है ना। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? हाँ, कॉन्करेंट, एक तो यूनियन लिस्ट हो गई, एक स्टेट लिस्ट होती है, बाकी की जो चीज़ें रहती है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। फिर भी ज़्यादा पावर कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन का होता है, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। और जॉइंट सेटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये दो चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। यूएसए की बात करें तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म जो है वो यूएसए से लिया गया था। और जो पहला रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन था दुनिया का कहें तो वो भी यूएसए का था। फिर वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं अपने अपर हाउस के, उसका कंसेप्ट भी यहाँ से है। फंडामेंटल राइट्स, ये इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंपॉर्टेंट है ना। प्रियम्बल यहाँ से लिया गया था। तो ये यूएसए के हिस्से से या वहाँ की कंट्री से इंस्पायर्ड था। जापान से प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ था। जर्मनी, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये जर्मनी से आया था ना। हिटलर था तो वहाँ से थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो इमरजेंसी इस तरह से। तो इमरजेंसी जो प्रोविजंस है वो जर्मनी से इंस्पायर्ड थे। कनाडा से क्या मिला? तो जो फेडरेशन है, स्कीम ऑफ फेडरेशन, फेडरेशन का ये मतलब होता है कि जैसे अगर कोई जो फेडरल कंट्रीज होती है, जैसे कि यूएसए फेडरल कंट्री है, वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं वो पूरी पावर एक्सरसाइज नहीं करती है ना। अपने और यूएसए में ये बेसिक अंतर है कि अपने यहाँ जो स्टेट्स हैं वो कहने का तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन एक लिमिट तक, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये अंतर होता है। तो जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होंगे वो फेडरल सिस्टम होगा, विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड प्लेसिंग रेसिड्यूरी पावर्स विद द सेंटर। तो ये चीज़ें निकली थी कनाडा से।
ये वाला थोड़ा सा इतना हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पे सवाल प्रीवियस ईयर में बना है और लगभग कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सा एस्पेक्ट किस देश से इंस्पायर्ड था। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिटी की अगर बात करें तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसको हम लोग एम लक्ष्मीकांत वाले लेवल तक नहीं लेके जाना चाहेंगे क्योंकि हम लोग यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। और एसएससी में जो सवाल पूछे जाते हैं कुछ एक पैटर्न है, कहीं से भी कुछ भी नहीं आएगा कि ना, कुछ अच्छी जगह हैं जहाँ से बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं। अब पूछने को डेफिनेटली वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर हम ये देखें कि यार हम लोग प्रिपेयर कितना कर पाएंगे, तो वो जो मूलभूत स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पेरिफेरल चीज़ें एक्स्ट्रा टाइम में कवर करना है ना, ये चीज़ें हैं जो करनी ही करनी है, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते हैं। इसके अलावा जब टाइम बचे एक्स्ट्रा आप डिवोट कर पाए तो बाकी की चीज़ों पे अपने को ध्यान देना है। फंडामेंटल राइट्स, अब ये याद करने वाली देखो यहाँ से चीज़ें शुरू हो जाती हैं क्योंकि कई बार आर्टिकल के नंबर से वो पूछ लेते हैं ना, तो कौन सा आर्टिकल कहाँ पर है, किस नंबर पर है, इस तरह से कुछ बेसिक चीज़ें। तो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेके 35 तक में ये आती हैं। इसके पहले भी पार्ट 1 पार्ट 2 अलग अलग पार्ट हैं जो कि इंडिया के स्ट्रक्चर को बताते हैं, या फिर जो स्टेट को रियोगनाइज करना है, आपको नाम बदलना है, यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करना है, वो सारी चीज़ें आई थिंक आर्टिकल 3 से डिफाइंड होती हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिटीजनशिप है ना, वो आई थिंक पार्ट 2 के हिसाब से डेवलप होती है। तो छोटे छोटे डेटा हैं, वो सब वन लाइनर है। पर फंडामेंटल राइट्स ऐसी चीज़ है कि 6 हैं, 6 के अंदर भी बहुत सारी हैं। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और अपने एक जनरल नॉलेज के लिए ना, क्योंकि रह रहे हैं कानून के अंदर, तो अपने तो पता हो कानून के हमारे हैं क्या, हमारे क्या राइट्स हैं, उसमें हमारी क्या ड्यूटीज़ है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, सबको पता होनी चाहिए, लेकिन किसी को पता नहीं होती। फंडामेंटल राइट्स मोटे तौर पे फौरी फौरी तौर पे 6 होंगे, लेकिन 6 के अंदर सब डिविजन्स हैं। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, तो ये आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 ये आएगा, पूरा राइट टू इक्वालिटी को कंप्राइज करेगा। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ ना, कि कानून के आगे सभी लोग बराबर हैं। फिर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं करना है, चाहे वो जॉब्स में हो, चाहे वो किसी भी इस तरह के कोई भी फील्ड में हो, तो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन वो प्रोहिबिटेड है अंडर आर्टिकल 15। आई थिंक आर्टिकल 15 पर एक मूवी भी बनी हुई है। फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे ये लगभग 15 से ही जुड़ा हुआ है कि उसमें आपको कोई भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, सबका हक है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। फिर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल नंबर 17। और अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये टाइटल्स क्या हैं, जैसे पहले राजा महाराजाओं को दे दिए जाते थे, अलग अलग जो वॉइस रॉय हैं अपने हिसाब से अपने टाइटल रख लेते थे, तो टाइटल्स किसी के कोई यहाँ पे नहीं रहेंगे। जैसे अगर आज की डेट में कोई प्रेसिडेंट है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, तो वो उनके कोई परमानेंट टाइटल नहीं है। पहले अलग थे, आज हैं, बाद में कोई और होंगे, तो वो केवल एक टाइटल है जो कि टेम्पररी नेचर है, आपके टेन्योर तक वो रहेगा। हमेशा आप प्रेसिडेंट का झंडा लेके नहीं घूमेंगे, आप थे, हो सकता है 4 साल के लिए थे, आप खत्म, दूसरे आ जाएंगे। तो टाइटल कभी भी आपके साथ परमानेंट नहीं रहेगा। फिर राइट टू फ्रीडम, बहुत सारी चीज़ें इस राइट टू फ्रीडम के अंदर, और समय समय पर कुछ ना कुछ ऐड भी होता रहता है। तो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रिगार्डिंग स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन। अब राइट तो है, लेकिन ये कह सकते हैं कि बिल्कुल इम्पेकेबल राइट नहीं है कि हमेशा हर कंडीशन में आपके लिए राइट जो है वो एप्लीकेबल होगा। कई चीज़ों में इन राइट्स को रिवोक भी किया जा सकता है। जैसे अगर अभी महाराष्ट्र की पॉलिटिकल कंडीशन को देखें तो वहाँ पे अभी धारा 144 लगी हुई है ना, सेक्शन 144। तो यहाँ पे अगर देखें असेंबली और एसोसिएशन, तो वहाँ पे नहीं कर सकते हैं अभी। तो इस राइट को अभी फिलहाल वहाँ पे होल्ड पे रखा गया है। जब भी कानून व्यवस्था को सुधारने या फिर लाइन पर रखने के लिए, बिगड़ने से बचाना होता है, तो इसमें से बहुत सारे जो राइट्स होते हैं वो समय समय पर गवर्नमेंट रिवोक कर सकती है टेम्पररीली। फिर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस का मतलब जैसे किसी पे आरोप कुछ भी लगा है ना, कि हो सकता है कि चोरी का आरोप है, मर्डर का आरोप है, किसी भी तरह का आरोप है, तो उसके लिए पूरी लीगल वो रहेगा कि उसको हक है अपना केस कोर्ट में रख के अपना बचाव करने का। कि ऐसा ना हो कि इसलिए देखो, पुलिस किसी को अगर चोर कह रही है तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि वो चोरी है ना, उसको कोर्ट में सिद्ध करना पड़ेगा। इसलिए जो सक्सेस रेट होता है कि कई सारे जो जजेस होते हैं या फिर कई सारे रिपोर्ट्स है वो बताती हैं कि क्यों पुलिस सिस्टम में अपने यहाँ रिफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि पुलिस कुछ तो भी केस बना के लगा देती है और कोर्ट में कभी भी एविडेंस देके सिद्ध नहीं कर पाती। तो जो कन्विक्शन का रेट है वो बहुत कम है, बहुत लो साइड पर है।
तो इस तरह से देखा जाए तो पुलिस सिस्टम किस तरह से बनता जा रहा है, लोगों को कह सकते हैं कि एक टॉर्चर, शॉर्ट टाइम टॉर्चर देने का सिस्टम बनता जा रहा है। इसलिए बार बार पुलिस रिफॉर्म की जो हर साल लगातार बार बार बातें होती है वो इसी वजह से होती है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। अब इसी में आर्टिकल 21 के लिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया राइट ऑफ एजुकेशन, क्योंकि ये बाद में इंक्लूड हुआ था। तो आर्टिकल राइट टू एजुकेशन से जो रिलेटेड है वो है आर्टिकल 21A। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गया ये। तो 6 से लेके 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको आपको कंपलसरी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट को मुहैया कराना, तो ये हो गया राइट टू एजुकेशन। फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस, तो काइंड ऑफ लीगल राइट है। तो ये पूरे हैं राइट टू फ्रीडम। तो कोई भी राइट हो, कोई भी फंडामेंटल राइट हो, वो एब्सोल्यूट नहीं है। कई सारी कंडीशंस में गवर्नमेंट उसे विथहोल्ड कर सकती है, टेम्पररी उस पर जो है वो बैन लगा सकती है। इस तरह से इमरजेंसी के केस में तो वो तो खैर बड़ी चीज़ हो जाती है, लेकिन डे टू डे लाइफ में आप देखोगे कि कहीं पर जैसे अभी अपना अग्निपथ की स्कीम के लिए कि जो जितना सब बवाल हुआ, तो वहाँ पे कई जगह इंटरनेट की सर्विसेज थी वो रोक दी गई थी। तो इस तरह से समय समय पे अपने जो भी राइट्स हैं उस पर गवर्नमेंट रोक लगा सकती है, टेम्पररी रोक लगा सकती है। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24, ये दो आर्टिकल्स यहाँ पे आएंगे। तो प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, तो कैलाश सत्यार्थी बहुत काम करते हैं फोर्स लेबर पर, खासकर बच्चों के ना, तो वहां से थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अगेन एक्सप्लॉयटेशन में फोर्स लेबर। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन एनी फैक्ट्रीज, कई जगह फैक्ट्रीज होंगी वहां पे आप देखोगे बाहरी बोर्ड लगा देते हैं कि बच्चों के जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट या जो है नहीं रखा जाएगा ना, तो वो इसी वजह से कि आर्टिकल 24 प्रोहिबिट करता है कि किसी भी माइनर को आप फैक्ट्री में एम्प्लॉय करें। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो ये आएगा आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 में। तो आप कोई भी जो है रिलीजन आप अपना फॉलो कर सकते हैं, रिलीजन चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो ये सब अपना रिलीजियस राइट्स के अंदर आएगा। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, तो प्रमोट करने की भी फ्रीडम है, उसमें बहुत सारी छूटें वगैरह भी मिलती हैं। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, की जो रिलीजन्स है वो अपना खुद का कुछ स्कूल वगैरह, जैसे अगर हिंदू साइड में अगर देखें तो यहाँ पे विद्यापीठ हो गई, शिशु कुंज हो गई, इस तरह का हो गया। मुस्लिम साइड में देखें तो वहाँ पे मदरसे हो गए। इसी तरह से दूसरे रिलीजन्स में भी अपने अपने स्कूल्स होंगे, तो वो अपने इस तरह के जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के स्कूल्स हैं, ये सारी चीज़ें वो बना सकते हैं। तो ये उसका वो उनको फंडामेंटल राइट के अंदर प्रोविजन है। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। अब ये माइनॉरिटीज़ जो है वो लगभग स्टेट वाइज डिसाइड होती है कि किसी स्टेट में कोई ग्रुप माइनॉरिटी है, किसी दूसरे में वो मेजोरिटी बन जाता है। तो ये स्टेट टू स्टेट इस पर चेंजेस रहेंगे, जैसे कि अपना बहुत सारे कह सकते हैं कि जो अपना रिजर्वेशन वगैरह है, इसमें चीज़ें और भी बहुत तमाम सारी छूट रहती हैं, तो वो माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के लिए वो लगाई जाती हैं। फिर राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो जो भी ऊपर बात करी थी वो आर्टिकल 30 के अंडर उनको पूरी तरह से राइट है। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट, इसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, तो आप आर्टिकल 226 के तहत अपने स्टेट के हाई कोर्ट, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहो तो आर्टिकल 32 के तहत आप जा सकते हो। बी आर अम्बेडकर कॉल्ड आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तमाम जगह आपको इस पर सवाल भी देखने को मिलेंगे। तो 32 तो फेमस हो गया सुप्रीम कोर्ट के लिए, स्टेट के लिए कई बार वो लोग पूछ लेते हैं, तो स्टेट के लिए इक्विवेलेंट हो जाएगा आर्टिकल 226। फंडामेंटल राइट का आपका वायलेशन हुआ, तो आप अगर हाई कोर्ट में अपनी अपील दायर करना चाहते हो तो आर्टिकल 226 के तहत करोगे, सुप्रीम कोर्ट में करोगे तो आर्टिकल 32 के तहत करोगे। अब इस पे सवाल देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाय, इनमें से कौन सा कोर ग्रुप था? प्लानिंग कमीशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्लानिंग कमीशन तो था ही नहीं तब, प्रेसिडेंटशिप की भी कोई बात नहीं, वर्किंग कमेटी नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 वहां से शुरुआत हुई थी। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन, अडॉप्ट कब किया गया था ना? अडॉप्ट और इनेक्ट दो अलग अलग चीजें। सी हो जाएगा 26 नवंबर 1949, करेक्ट।
द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, लागू कब किया गया था? 1950, 26 जनवरी, करेक्ट। फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, पहली कंट्री जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। यूएसए हो जाएगा, करेक्ट, ऑप्शन सी। द ड्राफ्टिंग कमिटी रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच लैंग्वेज, किस भाषा में लिखा गया था उसको? ओनली इंग्लिश, पूरी तरह से वो इंग्लिश में था। आज भी जो कोर्ट है, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट में तो पूरी तरह से इंग्लिश भाषा ही चलती है, कुछ हाई कोर्ट्स में भी इंग्लिश को प्रीफर किया जाता है, तो ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सब कुछ इंग्लिश में ही चलता है। 6, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इन इंडिपेंडेंट इंडिया? अब यहाँ पे थोड़ा सा एक होमवर्क है। एक तो अंतरिम हाँ, एक तो अंतरिम गवर्नमेंट वाले जितने लोग थे वो पता होने चाहिए, और जो पहली जो अपना मिनिस्ट्री बनी थी सारी की सारी ना, वहाँ के सारे जितने कौन क्या था वो पोजीशंस अपने को पता होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा बुक में देख के एक बार आप लोग करना। फर्स्ट वाला सही है ना? पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो शानमुगम चेट्टी थे। 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज एन नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यूके का है नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। तो अपने आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। अपना जो फेडरल की जगह अपने इसको बोलते हैं क्वासी फेडरल। फेडरल का मतलब होता है एक सेंटर होता है, एक स्टेट होता है। तो फेडरल अपने आप में करेक्ट वर्ड नहीं, क्वासी फेडरल होता तो ये ज़्यादा बेटर होता। लेकिन सी वाला ऑप्शन देखिए तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये तो अपने यहाँ है ही नहीं। अपने यहाँ चलता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन गिवन ऑप्शंस में से अपन सी के साथ जाएंगे। Which is the base? What is the basis of classification of government as unitary and federal? किस तरह से तय करेंगे कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? सेंटर और स्टेट के जो रिलेशनशिप होते हैं इससे तय होता है। पूरी तरह से सेंटर के पास पावर है तो वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया। अगर दोनों के पास कुछ कुछ पावर है तो वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, क्वासी फेडरल, यूनिटरी, प्रेसिडेंशियल। अभी बात हो गई थी ऊपर, है ना? क्वासी फेडरल बोलते हैं कि पूरी तरह से फेडरल नहीं है, स्टेट्स अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अल्टीमेट पावर जो है वो सेंटर के पास होती है। Which of the following judgments stated that secularism and federalism are the basic features of the Indian Constitution? अब ये चारों केस जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। ये चारों केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी ना किसी हिस्से का इससे लेना देना है। कहीं पे फंडामेंटल राइट डिस्कस हो रहा है, कहीं पे प्रियम्बल के बारे में सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तो कई सारी चीज़ों पर जो जजमेंट है वो इन चार केसेस से आए हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने फ्री टाइम में एक ब्रीफ इसको अपने को देखना है, बिल्कुल केस के अंदर नहीं घुस जाना है, कौन था क्या था बिल्कुल क्या कर दिया, नहीं। बेसिक ओवरव्यू लेना है कि उस केस से बेसिकली निकल के क्या आया, क्यों वो केसेस इंपॉर्टेंट। तो ये चारों के नाम, कई सारे सवाल जब आप सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं पर मिलेंगे। ये इसको एक बार आप होमवर्क की तरह ट्रीट करना, चारों को पढ़ना। फिलहाल यहाँ पे अगर देखें, सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं, तो इसका जो जजमेंट था वो था बोमाई केस में, ऑप्शन नंबर बी। The declaration that democracy is a government of the people, by the people and for the people, है ना, बहुत फेमस कोट है। तो ये दिया किसने था डेमोक्रेसी के बारे में? अब्राहम लिंकन ने दिया था, करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम, किस देश से लिए हुए हैं फंडामेंटल राइट्स? यूएस से लिए हैं फंडामेंटल राइट, करेक्ट। इन इंडिया सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट कहाँ से लिया है? इंग्लैंड, यूके से लिया है, करेक्ट। द रूल ऑफ लॉ इज द स्पेशलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किस देश से लिया है ये रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट? ये भी ब्रिटेन से लिया है, सही है। फ्रॉम वेयर डिड इंडिया अडॉप्टेड द फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर? फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, कनाडा से लिया है ये, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह के सवाल और भी मिलेंगे। इमरजेंसी वाले प्रोविजंस कहाँ से लिए हैं, तो वो जर्मनी से लिए हैं, और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो जो टेबल बना है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस पर सवाल डेफिनेटली दिखेंगे।